नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। अगर देखा जाए तो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में हम अभी काफ़ी पीछे पड़ गए हैं। हमसे बाद में डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले साउथ कोरिया और टर्की जैसे देश इसमें हमसे आगे निकल रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब हमसे पहले ही पाकिस्तान के पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाला है, क्योंकि अभी उनके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। वो चाहे तो टर्की से कान जैसे एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं, फिर चाइना से भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन हमारी बात करें तो हम अभी भी एमका को डेवलप करने में लगे हुए हैं और आज तक इसका एक भी प्रोटोटाइप नहीं बन पाया है। एक तरफ जब हमारे कंपटीटर्स बहुत ही तेजी के साथ अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करके उसकी टेस्ट फ्लाइट में लगे हुए हैं, हम अपनी एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी सेकेंडरी सब सिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले बेहतर बनाने में हमको मदद करने वाला है, लेकिन हम बेसिक चीज़ यहाँ पे नहीं बना रहे, जिसके लिए बाकी सभी सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है। मतलब आसान भाषा में कहते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा फिक्स कर रहे हैं या प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन शादी तो दूर की बात है, अभी तक हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाया। और यहाँ पर एमका का भी वही हाल चल रहा है। तो फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी एमका के लिए एक अल्ट्रा वाइड बैंड की रडार अब्जॉर्बिंग स्किन को डेवलप कर चुके हैं, जो कि इसको एक्सट्रीमली स्टेल्थी बनाने में मदद करने वाला है। अब फिलहाल अभी तक जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं उन सभी में दो तरीके के स्टेल्थ मौजूद होते हैं। एक एयरक्राफ्ट का जियोमेट्रिक स्टेल्थ होता है जो कि इसकी बेसिक डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसके ऊपर इसकी स्टेल्थीनेस को बेहतर करने के लिए, एनहांस करने के लिए इसमें एक स्पेशल रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग दिया जाता है जो कि रडार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। और ये दोनों चीज़ अभी पहले से ही हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके साथ अभी डीआरडीओ की तरफ से एक अल्ट्रा वाइड बैंड की अनदर रडार अब्जॉर्बिंग स्किन को डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एक और लेवल की स्टेल्थीनेस को प्रोवाइड करने वाला है। अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नॉर्मली रडार में नज़र नहीं आते हैं, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में उनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की तलाश किया जा रहा था, जिसमें अल्ट्रा वाइड बैंड सिग्नल एक था। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इसको भी एलिमिनेट करते हुए एमका को फुली स्टेल्थ बनाने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि जियोमेट्रिक स्टेल्थ और रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग के बाद जो कुछ बचा हुआ सिग्नल रिफ्लेक्ट होने की चांसेस बने हुए थे, उनको अभी इस नए कोटिंग की मदद से या स्किन की मदद से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिससे वर्तमान की किसी भी रडार में एमका को डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन बन जाएगा। फिलहाल वैसे भी कोई भी रडार एमका को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरफ से अभी डेवलप किया जा रहा है, ये सच में एमका को 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके, और अभी लगता है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली, क्योंकि अभी इसमें नए एयरक्राफ्ट जुड़ने वाले, या यूँ कहें कि जो एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करने से पीछे हट गए थे वो अभी वापस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अभी की बात करें तो अभी इसमें F-21, MiG-35, Su-35, ग्रिपेन ई, रफाल, यूरोफाइटर F-15EX पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनिशियल इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट को भी पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन जब बोइंग की तरफ से F-15EX को भारत को ऑफर किया गया तो उसके बाद ये पता चला कि बोइंग की तरफ से अभी F-18 को इस टेंडर से विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन अभी पता चला कि बोइंग इसमें वापस अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ई और F वेरिएंट को ऑफर करने वाला है। जब 2021 में बोइंग को F-15EX को भारत को ऑफर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया गया, तो उसके बाद ये बात बताया गया था कि बोइंग अभी F-15EX को ऑफर करने के साथ साथ F-18 को इस टेंडर से विड्रॉ करने वाला है। लेकिन अभी बोइंग की तरफ से बात कंफर्म किया जा रहा है कि वो अभी अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट को इसमें ऑफर करने वाले। तो कुल मिलाकर अभी इस टेंडर में 8 कंटेंडर वापस होने वाले हैं, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स किसी एक ही एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने वाला है। अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से, जो कि इंडियन एयरफोर्स का वर्तमान का बैकबोन फाइटर जेट है। अभी के लिए Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को हम लगभग सभी तरह के रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खास करके अभी हम इसकी एयर टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी सुखोई हमारी एयरफोर्स में अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को कैरी कर सकता है, और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कुल मिलाकर 40 सुखोई को मॉडिफाई किया गया था।
लेकिन उसके बाद अभी एडिशनल 19 सुखोई को भी ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लान किया गया। इसके लिए सुखोई की अंडर कैरियर सेक्शन में मौजूद सेंटर पायलॉन को मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये ब्रह्मोस जैसी एक बड़ी मिसाइल को कैरी कर पाएगा या हैवी मिसाइल को कैरी कर पाएगा। और एचएएल के मुताबिक इस हार्ड पॉइंट को मॉडिफाई करने के बाद हम इसमें 2.5 टन तक की कोई भी पेलोड को कैरी कर सकते हैं, जिसमें हम ब्रह्मोस ए के अलावा हमारी फ्यूचर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं। अब ब्रह्मोस के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी सुखोई को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा जो रशियन ओरिजिन सुखोई होते हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी सुखोई में 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें से एक हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली और दूसरा ब्रह्मोस 2 और इसी कैटेगरी की एक एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है। और इन दोनों ही मिसाइल को आगे चल के बिना कोई मॉडिफिकेशन के Su-30 MKI की सेंटर पायलॉन में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसको अभी ब्रह्मोस ए को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। अगला अपडेट यूएवीज और लॉटरिंग मुनिशंस को लेके, और अभी हम एक इंडियन ड्रोन स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। उनकी तरफ से अभी ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन की सेगमेंट में काफ़ी रिमार्केबल जॉब को किया जा रहा है। इस कंपनी का नाम कैडेट डिफेंस सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में KDS कहा जा रहा है, और उनकी तरफ से भी कई तरह की ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन को पब्लिक किया गया है। इन सिस्टम को DRDO और KDS के बीच जॉइंटली डेवलप किया गया और इनको डिफेंस कैपेबिलिटी प्लानिंग कमेटी मॉडल के अंदर डेवलप किया गया है। उनके पास अभी 3 से 4 तरह के प्रोडक्ट मौजूद है जिनको आर्मी को ऑफर किया जा सकता है। इनमें से KDA की तरफ से भी अपनी कैनिस्टर बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन की लगभग 50 यूनिट को आर्मी को इसी साल के अंदर ही डिलीवर किया जाने वाला है, जिनको टेस्टिंग के लिए आर्मी इस्तेमाल करने वाली है। इसके बाद वो अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने वाला और आने वाले 2 से 3 सालों में आर्मी को ऐसे करीब 5000 के आसपास सिस्टम को डिलीवर करने की बात की गई है। KDS की कैनिस्टर बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन की बात करें तो एक स्मॉल सिस्टम होने वाला है, जिसको सोलर अपने बैकपैक में आसानी से कैरी कर सकते हैं और इनको बहुत ही आसानी से स्वाम में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद KDS की तरफ से भी एक कॉम्बैट UAV को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको आगे चल के स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही वो भी टैक्टिकल वर्टिकल टेक ऑफ वाले UAV और स्वाम मैन अनमैन टीमिंग ड्रोन्स को भी डेवलप करने की बात कंफर्म कर चुके हैं। अगला अपडेट लाइट टैंक की तरफ से है। जब से भारत और चाइना के बीच लद्दाख में फेस ऑफ हुआ था, तब से एक स्पेशलाइज्ड लाइट टैंक की जरूरत हमको महसूस होने लगा था। अब जब आर्मी की तरफ से एक लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया, तो उसके बाद DRDO और LND की तरफ से साथ मिलकर जोरावर टैंक को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जो कि हमारा इंडिजिनस लाइट टैंक होने वाला था। इसका वेट करीब 25 टन होने वाला था और आगे चल के इसकी 350 के आसपास लाइट टैंक को आर्मी में इंडक्ट करने की बात की गई थी। इस बीच इस टैंक की डेवलपमेंट भी बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा था और अभी LNT की इंटरनल फैसिलिटी में इस टैंक की पहली प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी इसी बीच हमारी एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत फौज की तरफ से भी ये बात अनाउंस किया गया कि वो भी अभी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइट टैंक को डेवलप करने वाले हैं। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत फौज इस लाइट टैंक की बात कर रहा था ये वही टैंक है जिसे अभी DRDO की तरफ से या LNT की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, फिर कोई अलग से टैंक को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के भारत फौज जोरावर टैंक की प्रोडक्शन में मदद करने वाला है या एक प्रोडक्शन पार्टनर बनने वाला है, और जिस तरीके से ATGS को टाटा और कल्याणी ग्रुप जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ मिलकर 50-50 बेसिस पर मैन्युफैक्चर करते हैं, वैसे ही लाइट टैंक को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया। क्योंकि अभी तक LNT सिर्फ इस प्रोग्राम में डेवलपमेंट पार्टनर है, जो कि प्रोडक्शन में एंटर करेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी बस इनिशियली जिन 59 टैंक को आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा उनको LNT की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जब इसकी मास ऑर्डर होने वाली है तब DRDO शायद कोई दूसरी प्रोडक्शन पार्टनर को सिलेक्ट कर सकती है या फिर LNT को ही अपनी प्रोडक्शन पार्टनर ले सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे कि एक और कंपनी को इसमें प्रोडक्शन पार्टनर रखा जाएगा ताकि L1 और L2 बिडर को चुना जा सकेगा और साथ इसी सेगमेंट में भारत फौज भी एंटर करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।